अंजड़ के बरदा बसाहट में अनेकों लोग कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर, जनप्रतिनिधियों को बताया मराकुआ। अंजड़ में स्थित छोटा बरदा पुनर्वास में ग्रामीण गंभीर पानी की समस्या झेल रहे हैं। पुनर्वास के लगभग आधे इलाके के ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, जबकि सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत घर घर लगाए गए नल केवल दिखावटी साबित हो रहे हैं। आज शनिवार सुबह 10 बजे ग्रामीणों के बताए अनुसार बरदा बसाहट के लोग एक बगैर मुंडेर के कुएं पर निर्भर हैं, जहां के आसपास के घरों के लोग इस कुएं के गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि वह अनेकों बार जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और पंचायत को शिकायत कर चुके हैं। वहीं उन्होंने जनप्रतिनिधियों को मराकुआ तक कह दिया है। क्या नाम है आपका? हितेश राठौड़, ग्राम छोटा बरदा। यहाँ पुनर्वास स्थल पे पानी की काफ़ी समस्या है, लंबे समय से ग्रामीण मांग कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि उदासीन है, क्या कहोगे इसको लेकर? ये मैंने 4 बार जनपद में भी अवगत करवा दिया है और पंचायत को भी 3 बार बोल दिया है। उसके बावजूद भी ना तो पंचायत सुन रही है, ना मंत्री सुन रहा है, ना उप सरपंच सुन रहा है, ना जनपद प्रतिनिधि सुन रहा है। कितने क्षेत्र में कितने मकानों में पानी की यहाँ मतलब कम से कम 150-200 घर में पानी की समस्या है। सांसद और विधायक वगैरह कोई पानी के टैंकर मिले आप लोगों को? हाँ, सांसद ने 3 ट्यूबवेल करवाई है। अच्छा। और उसके बावजूद भी और सांसद ने टैंकर दिया है बरदा पुनर्वास के लिए, तो वो टैंकर पूरे पुनर्वास में चल रहा है। और ये जो गंदा पानी है ना, ये सब पूरे ये बेचारे पी रहे हैं। उसके बावजूद भी इसमें कोई जनप्रतिनिधि मतलब सांसद विधायक का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसमें पंचायत का मूल कार्य है कि पंचायत इस कार्य को पूर्ण पंचायत करेगी, या तो सांसद करेगा ना पंचायत विधायक करेगा। एनवीडीए के अधिकारियों का क्या? एनवीडी के अधिकारी को भी 3 बार अवगत करवा दिए हैं, पर एनवीडी के भी अधिकारी ने आज दिन तक भी कुछ निराकरण नहीं किया है। और ये 4 बार मेरे पास आए हैं और 4 ही बार मैंने ये बोला है कि मैंने गजन भैया से भी 4 बार बात करी है, तो उन्होंने मेरे को भी यही बोला कि एक काम करो, मैं करवा दूंगा। आपने अभी सरपंच सचिव को भी फोन लगा के बुलाया, लेकिन आए नहीं वो? नहीं, सरपंच भी नहीं आ रहा है, मंत्री भी नहीं आ रहा है और जनपद प्रतिनिधि भी नहीं आ रहा है। ग्रामीणों का और आपका क्या रुख रहेगा आगामी समय में यदि ये स्थिति रही तो? अगर ये स्थिति रही तो हम कल जाके ना धरना आंदोलन करेंगे तहसील में, और मंगलवार के रोज कलेक्टर ऑफिस जाके ना धरना देंगे। भाई क्या नाम है आपका? रईसा, कहाँ रहते हैं आप? बरदा बसावट। पानी कहाँ से पी रहे हैं आप अभी? पानी ये गंदा पानी पी रहा, सरपंच नहीं आते तो सब मर जाते, देख देख के चले जाते, मर गए हमारे लिए। तो कितने समय से पी रहे हैं पानी? कहा हमको 8-10 साल हो गए यहाँ पे आया के। बीमार होते हैं इस पानी? हाँ, बच्चे बीमार हो रहे, मेरे बच्चे कितनी बीमार हो गए, छोरे की छोरी वो पानी पी पी के, वो छोरा भी बीमार है। कहाँ पर शिकायत की आपने अभी तक इस बारे में? सब बोला है पंचायत में, सब आते थे चले जाते, मर गए वो हमारे लिए। तो पंचायत वाले तो मेंबर नहीं, सब मर गए हमारे लिए। बरदा बस गांव से यहाँ बसाया है। हाँ। उसके बाद में कितने जनप्रतिनिधि और अधिकारी आए आपकी पूछ परख करना? ये नेतागिरी फिर एमएलडी वाला सब आते, सब बोलते, हम तो बोलते वो चले जाएंगे, हाँ कर देंगे। ये बादल ने इनको भी बोला था कुआ का, आज बांधे कल बांधे, वो भी मर गए हमारे लिए। तो सब मर गए, क्या कोई हमारे सबके शौक पालेंगे हम। क्या नाम है भाई आपका? गेंदा भाई, कहाँ रहते हो? बरदा बसावट में। अच्छा, पानी की क्या समस्या है? कहाँ से पानी पानी समेत ये कुआ के पानी हम गंदे पीता है, कुतरा मांजरा सब फेंक जाते तो भी मैं पीती हूँ, उन सब मुल्ला वाला भी पीता है। पर नेता आओ तो 50 जाती रह, नेता कहीं 50 जाती रह, सब हम बीमार पड़ू, मारो गड़ो दुख, कहीं 4 चक्कर के अस्पताल में जाइए, यो गंदो पानी कसी पे हूँ। कितने समय से रह रहे हो? अरे मैं बहुत समय का 20-25 साल हो गया यहाँ रहता। यहाँ आते हैं नेता? हाँ। और पंचायत सचिव मंत्री? हाँ आते हैं, सब चले जाते, तो बता के चले जाते, बता के। कितनी बार बोला आपने ये कुएं? हमने 5 बार का 10 बार बोल दिया। अच्छा। 10 बार बोल दिया, 10 बार। पहले कहाँ से पानी पीते थे गांव में? गांव में हम नर्मदा को पीते थे, शुद्ध पानी। बरदा नर्मदा को यहाँ गंदा कुतरा मांजरा नीलपी वाला, क्या करें? बीमार होते हैं इससे? खूब बीमार, छोटे छोटे बच्चे भी, 2 होता वो भी मर गया मेरे बच्चे पानी पी पी के।
क्या नाम है आपका? मोतीलाल। ये यहाँ पानी की क्या समस्या है बड़दा बसाहट? भाई बड़दा बसावट में पानी की समस्या यही है कि इना कुआ में पानी इधर सब नाला न को पानी आवज यो बम भरे जाए। हाँ। वो वजह यो पानी एका में इतरो खराब पानी आवज कि कोई पी नहीं सकतो। पर अब समय कल्याण सब समय के साथ चलना पड़े। जसो वसो पीणु बालक बीमार होणु, बच्चा बीमार होणु, ये होणु वो होणु। अब कहाँ तक सेम हेल्पलाइन पर भी 2 बार हम शिकायत करी चुके। अच्छा। मासी आवाज देखी जाती जाती रहत पचा नहीं होता। यहाँ जनप्रतिनिधि आते हैं, नेता? जनप्रतिनिधि तो नहीं, एमबीडी आई थी 1-2 बार। वो बोली गई कि करार देवांगा। तो आज तक 2 साल हुई गा। बच्चा अभी अगला साल भी आई थे, अभी 55 नहीं आए। अगले अभी 12 साल भर हुई। वोट मांगने के लिए सांसद, विधायक, सरपंच आते सब आवत, विधायक भी आवत, सब आवत, प्रतिनिधि भी आवत। प्रतिनिधि तो आज तक भी नहीं हल आयो। अच्छा, कहाँ के प्रतिनिधि? पंचायत का। वो आज तक आज पूछने नहीं आते? हाँ हाँ। आगामी समय में क्या आपकी तरफ से आंदोलन रहेगा कि ये गंदा पानी पियोगे? हाँ, ये गंदा पानी पियो। अब अपनी गरज हुई तो पियो। सरकार ने तो वहां से उठे ही नहीं धर दिया। बस आपका ही माय चौदाव मारो। बड़वानी जिले के ठीकरी नगर के बोराड नदी पर स्थित पुल पर दोपहर के समय एक दुर्घटना में युवती की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवती खरगोन जिले के देवला के पास की गांव की रहने वाली है और इंदौर में कार्यरत थी, जिसके सीएचओ की पोस्ट पर चयन होने के चलते युवती आशा जमरे उम्र 28 वर्षीय, पिता आप सिंह जमरे निवासी खरगोन जिले के ग्राम देवला के पास के गाँव की निवासी है, जो हाल मुकाम इंदौर से बड़वानी तुषार भाटिया के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रही थी कि ठीकरी बोराड नदी के पुल पर अज्ञात ट्रक ड्राइवर ने लापरवाही पूर्वक वाहन को चलाते हुए लाया। ट्रक का गेट खोलने से गेट युवती के सिर में लगने से सिर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जिसे एम्बुलेंस की सहायता से ठीकरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां युवती के परिजनों को सूचना की गई। परिजनों के ठीकरी पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। महिला इंदौर में निजी हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ में कार्यरत थी। डॉक्टर त्रिशाल पाटीदार ने बताया कि आशा जमरे को मृत अवस्था में ठीकरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए थे, जिसकी दुर्घटना में सिर पर गहरी चोट लगने से मौत होना पाया गया, जिसका पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। आपने पीएम करा, क्या है मामला? अभी जो पीएम किया है हमने, इसमें आशा नाम की एक लड़की है जी। आशा पिता आप सिंह, 28 वर्ष की उम्र थी उनकी। ये इंदौर से आ रहे थे, इंदौर के निवासी बताए जा रहे हैं। इंदौर से आ रहे थे और बड़वानी जा रहे थे। बीच में ठीकरी के जो पुल होता है वहाँ पर इनकी एक्सीडेंट हुआ है जी। उसमें सिर पे गहरी चोट आने की वजह से ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई लड़की की। और एक साथ में लड़के के साथ में थी, मतलब लड़का और लड़की दोनों थे। लड़के को ज़्यादा चोटें नहीं आई। ठीक है। और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तुरंत अस्पताल लाया गया और मृत अवस्था में लाया गया। अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था सर। अस्पताल में प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण क्या लग रहा है? ये सिर की गहरी चोट जो है, सिर पे जो चोट लगी है, ब्रेन डैमेज हो गया है, उसकी वजह से कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ है और खून की भी बहुत खून रक्त लॉस हुआ है, तो उसकी वजह से सब कलेक्टिव रीज़न है। सिर की चोट बहुत गहरी चोट थी और बहुत सीरियस चोट थी। ठीक है सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर त्रिशाल पाटीदार, मेडिकल ऑफिसर CSC ठीकरी। ठीक है सर। मेरा नाम सर तुषार भाटिया है। मैं रहने वाला इंदौर क्षेत्र का हूँ। अच्छा। और जो अभी एक्सीडेंट हुआ है जिनका, वो मेरे फ्रेंड है। हम लोग एक ही साथ एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। अच्छा। और अभी हम लोग CHO की ज्वाइनिंग के लिए, आज उनकी गवर्नमेंट की जॉब थी, तो ज्वाइनिंग के लिए हम लोग इंदौर से बड़वानी क्षेत्र आ रहे थे। अच्छा। जिस बीच में इसका एक्सीडेंट हो चुका है। और टेकरी करके यहाँ पे एक क्षेत्र है, ठीकरी है, टेकरी। हाँ। और वहाँ पे जो ब्रिज बना हुआ हैगा टेकरी से आने के लिए, वहाँ पे एक अनकंट्रोल ट्रक था जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में था। अच्छा। हम लोगों ने पूरी बचने की कोशिश करी, पर आखिरी में उसका गेट खुला और वो मेरी फ्रेंड की सर पे लगा, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सर मैं इंदौर का रहने वाला हूँ और इंदौर से मैं उसके लिए, आज उसका ज्वाइनिंग थी तो वो लेट हो गई थी। हम लोग साथ में इसलिए बाइक से आ रहे थे ताकि वो रात में लेट ना हो आने में घर पे। अच्छा, क्या नाम है उन दीदी का? उन दीदी का नाम आशा जम रहेगा। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाले? वो खरगोन के रहने वाले हैं प्रॉपर। वो इंदौर में जॉब करते हैं और इंदौर में रहते हैं वो।
बड़वानी जिले के राजपुर विधायक कांग्रेस नेता व पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन का बड़ा बयान। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, सरकार के 2 साल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से फेल। प्रदेश में रक्षक ही बन रहे भक्षक। 329 पुलिसकर्मी बने अपराधी। राजधानी भोपाल में 48 पुलिसकर्मियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज। अपराधियों को सरकार का पूरा संरक्षण। 100 करोड़ की संपत्ति मछली परिवार ने खड़ी कर ली। इतना बड़ा साम्राज्य सरकार के संरक्षण के बिना पनपना मुमकिन नहीं। डबल इंजन सरकार के अंधे कानून का उदाहरण सिंगरौली में देखा जा रहा है। विधानसभा में जनता के मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन आज भी विधानसभा में अलग अलग मंत्रियों के द्वारा 929 सवालों के जवाब नहीं दिए गए। प्रतिमा बागरी के परिवार के लोग गांजा तस्करी में शामिल है। प्रतिमा बागरी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये सरकार केवल कर्ज लेकर घी पी रही है। इस सरकार में भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है। खूब दमदारी से हर बात को मध्य प्रदेश की जनता तक जो पहुँचाई थी, देखिए ऐसा कभी भी नहीं हुआ है जिससे कि थाने के थाने पूरे जेल में चले जाए, ये किसी से नहीं छिपा है। तो पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमरा गई है मध्य प्रदेश में और कोई भी सुरक्षित नहीं है, जिसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए, उनकी हिफाजत की और उनकी रक्षा के लिए जो शपथ और ओथ ली थी, उसमें पूरी तरह से जो मुख्यमंत्री जी के खुद के पास जो गृह मंत्रालय है वो विफल हो गए हैं और पूरी तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मैं समझता हूँ कि खराब और जो जितनी बदहाल हो सकती थी वो हो गई है। वो कुछ भी छिपा हुआ नहीं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। न लड़कियाँ सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित है, न छात्र सुरक्षित, न किसान सुरक्षित है, न अनुसूचित जाति जनजाति, न पिछड़ा वर्ग के लोग सुरक्षित है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ तक कि जो रक्षक है वो खुद भी सुरक्षित नहीं है। उसका मैं भी आप लोगों को जो हमारा प्रेस नोट जो बना है, प्रेस नोट में आप लोगों को स्पष्ट भी होगा और आप लोगों की जानकारी में सब आएगा भी। जैसा सिवनी जो ज़िला है, सिवनी ज़िले का पूरा थाना, जिसमें एसडीपी है, टीआई है, एसआई है, पूरे पुलिसकर्मी, पूरा का पूरा पुलिस थाना आज जेल के शिकंजों में जेल में है। ऐसे ही अगर हम बात करें, मान लो कि जो पुलिसकर्मी ही अगर पुलिसकर्मी खुद सुरक्षित नहीं है, मैं आप लोगों की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि लगभग 461 प्रकरण ऐसे हैं जो पुलिस की तरफ से 461 प्रकरण मध्य प्रदेश में दर्ज हुए हैं, जिसमें 612 पुलिसकर्मी इसके शिकार हुए हैं और करीब 5 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई है। मऊगंज में अभी एक एसआई को गोली मार दी गई है। ग्वालियर के एक थाने में घटना हुई है कि दांतों से एक अपराधी ने दांतों से पुलिसकर्मी की वर्दी को फाड़ डाली है। इस तरह की घटनाएं हो रही है। दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रक्षक ही भक्षक बनते जा रहे हैं। ऐसे लगभग 329, ये मेरे ही प्रश्नों के जवाब में कांग्रेस पार्टी के विधायक साथियों ने अभी जो विधानसभा का सत्र जो चला था, इसमें और विगत सत्रों में जो मुद्दे जो उठाए थे, ये मध्य प्रदेश सरकार की जो जानकारी है, जो हम लोगों ने जो मुद्दे जो उठाए थे, प्रश्न जो लगाए थे, उनके प्रश्नों के जवाब को मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसलिए जितनी बात और जितनी मुद्दे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो सारे एथेंटिक है, कॉन्क्रीट है और आप इसकी सत्यता को कहीं से भी परख सकते हैं और इसको आप जांच सकते हैं। मेरा प्रश्न था जिसमें मैंने ये पूछा गया था कि अभी तक कि कितने पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया है, तो लगभग 329 पुलिसकर्मी आरोपी बने हैं। और साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो सरकार की नाक के नीचे जो प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी 48 पुलिसकर्मी हैं जो अपराधी बने हैं, उनके ऊपर भी अपराध के प्रकरण दर्ज हुए हैं। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, इसके बाद आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने पूरे देश के 10 जिलों को टॉप 10 जिलों में बेहतर सेवाएं देने वाले जिलों में लिया है। मल्हारगढ़ थाना जो मंदसौर का थाना है, वहाँ की स्थिति क्या हो गई है। वहाँ देखिए एक छात्र के साथ में किस तरह से पुलिस ने व्यवहार किया कि वो ड्रग डाल दिया और उसके बाद लाखों रुपए के उससे पैसे की फिरौती पुलिस के द्वारा मांगी जा रही थी। टीआई भी सस्पेंड है और 6 पुलिसकर्मी भी वहाँ पर सस्पेंड है। तो रक्षक ही भक्षक बन गए। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोलते हैं, मनमोहन यादव की सरकार की और गृह मंत्री की सरकार की पोल खोलते हैं। और बात यहीं समाप्त नहीं होती है। आप देख लीजिए कि कितना राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को वो दे रहे हैं। जो मंत्री है बागड़ी जी, वो उनके भाई है अनिल बागड़ी, वो 48 किलो गांजा सहित जो पकड़ाते हैं, जो कार्रवाई होना चाहिए, मंत्रिमंडल से मंत्री जी को बर्खास्त करना चाहिए, आज तक कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद भोपाल में कितना बड़ा जो ड्रग तस्कर था, यह सब सरकार की नाक के नीचे की चीज़ें हम बता रहे हैं। तो दूर दराज में पुलिस क्या कार्रवाई करती होगी और कैसी सेवाएं जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित जो चल रही है, ये इसकी पोल खोलती है। एमडी ड्रग तस्कर जो
मछली परिवार जिसने कितना बड़ा अवैध कारोबार, अवैध साम्राज्य खड़ा कर लिया, उसके बाद भी जब कांग्रेस मुद्दों को उठाती है और बोलती है तब जाकर कार्रवाई करती है। लगभग 100 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति उसके पास है। तो अगर ये राजनीतिक संरक्षण भाजपा का नहीं होता तो ये मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा वो साम्राज्य खड़ा कर लेता अवैध रूप से। ये तमाम जो मुद्दे हैं। दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरा अपना जिला है बड़वानी जिला, बड़वानी है, खरगोन है, निमाड़ है, मालवा है, और इसके अलावा भी पूरे प्रदेश में जो अवैध कारोबार, चाहे शराब का हो, सट्टा या जुआ हो, अवैध खनन हो, खूब फल फूल रहा है। तो इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार फेल है, गृह मंत्रालय पूरी तरह से फेल है। मुख्यमंत्री जी को इस बात का जवाब देना चाहिए और पूरी तरह से भ्रामक और भ्रमित करने वाली जानकारियां और विधानसभा में जो देते हैं। खालवा की घटना कितनी बड़ी घटना हो गई थी, उसके बाद अगर हम मुद्दा नहीं उठाते तो कार्रवाई नहीं होती। अभी मैं आप लोगों की जानकारी में लाना चाहता हूं कि हम लोग सिंगरौली गए थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी ने, हम 12 नेताओं की एक कमेटी बनाई। जब हम सिंगरौली की धरौली में गए और वासी वर्धा करके गांव है, जब वहाँ हम पहुँचे पहले तो हमें रोक दिया गया। 12 नेताओं को जाने की अनुमति दी गई है, जिसमें जीतू भाई पटवारी जी थे, मैं और राहुल भैया, जयवर्धन सिंह, ओंकार जी और विक्रांत भाई और उमंग सिंगार जी पहले चले गए थे। लेकिन साथियों, चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जंगल राज पूरी तरह से वो डबल इंजन की सरकार का अंधा कानून का उदाहरण वहाँ हमको देखने को मिला। पूरे आदिवासियों को जो लाखों की संख्या में पेड़ काट दिए गए थे और कई लोग बड़ी बड़ी मशीनों के साथ में लगातार और निरंतर पेड़ काटे जा रहे थे। जब हमने वहाँ के लोगों से बात की तो स्थानीय लोगों को न वो बाहर आने दे रहे हैं, न बाहर उनके रिश्तेदार हैं तो उनको आने दे रहे हैं, और जिनकी ज़मीनें जो ले रहे हैं, जिनकी ज़मीन के ऊपर जो पेड़ काटे जा रहे हैं, न उनको कोई मुआवजा दिया जा रहा है। तो पूरी तरह से अंधा कानून वहाँ जो सिंगरौली में जो चल रहा है, और सरकार मदहोश है, सत्ता के नशे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। क्या खिवनी अभयारण्य की हम बात कर ले, आदिवासियों के मकानों को तोड़ा गया, उजाड़ा गया, उनकी ज़मीन से उनको वंचित किया गया, लेकिन आज तक क्या कार्रवाई हुई? मैं इसमें भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरा ही विधानसभा में प्रश्न था। खिवनी अभयारण्य में जो कलेक्टर खुद की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, जिसमें एसपी शामिल थे, फॉरेस्ट के ऑफिसर थे, सिटी मजिस्ट्रेट थे, तो कलेक्टर की अध्यक्षता में जो कार्रवाई हुई है और उसके बाद पूरी सरकार ने उस मुद्दे को मरोड़ दिया, नष्ट और ख़त्म कर दिया। ये तमाम मुद्दे हैं। ये और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा हमारी सर्वोच्च संस्था है, वहाँ हम मुद्दों को उठाते हैं। विधायक उसके लिए अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता से चुनकर आते हैं। मैं खुद भी राजपुर विधानसभा क्षेत्र से, जो कि लगभग 6ठी बार में चुनकर आया हूँ, बड़वानी जिले के राजपुर विधानसभा क्षेत्र से। हम लोग अगर मुद्दों को नहीं उठा पाएंगे, प्रदेश की सर्वोच्च संस्था में नहीं उठा पाएंगे, तो हम लोग कहाँ मुद्दों को उठाएंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में अलग अलग विभागों के मंत्रियों के द्वारा लगभग 990 प्रश्नों के उत्तर अभी तक आए नहीं है। हम ध्यान आकर्षण लगाते, उसका जवाब नहीं आता है। उसके बाद अगर पहले कांग्रेस के समय में जो विभागीय प्रतिवेदनों पे चर्चा होती थी, कहीं जांच आयोग बनी है, उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, प्रश्नों की रिपोर्ट नहीं आ रही। और मुख्यमंत्री का फेल्योर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गृह मंत्री रहते हुए सबसे ज़्यादा लगभग 55 विभागों में से 15 विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, करीब 30% विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, और प्रश्नों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। ये मुख्यमंत्री के ही द्वारा, जो मुख्यमंत्री जी के पास जो विभाग है उनमें ये सब कुछ आता है। तो हम मुद्दों को जो उठाएंगे, तो तमाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सरकार, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जी फेल है, विफल है, और उनको जवाब देना चाहिए। और मैं तो चाहूँगा कि तत्काल इन सारे मुद्दों को देखते हुए मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, और ये जो मंत्री जी हैं, जिनके भाई जो शामिल है तस्करी में, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की विधानसभा बहुत कम समय के लिए, पिछले 17 साल में भी केवल 4 दिन का जो सत्र जो गया है, ये विधानसभा के इतिहास में पहली बार इतना सबसे छोटा जो सत्र हुआ है। और हम बोलते हैं कि कोई मुद्दों की कमी नहीं है। जब मुद्दे हैं तो आप हाउस को क्यों नहीं चलाते? तो तमाम मुद्दे और कारण हैं विफलता के। इसलिए मुख्यमंत्री जी को और जो भ्रष्ट मंत्री है उनको
उनको इस्तीफा देना चाहिए। अभी जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं निमाड़ से आता हूँ, खेती किसानी से जुड़ा हुआ हमारा मामला है। खलगाट में बहुत बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ था, जिसमें जो समर्थन मूल्य पे किसानों की उपज की खरीदी होना चाहिए, कपास है, मक्का है, सोयाबीन है, खरीफ और रबी की फसलों का जिनका जो समर्थन मूल्य तय हो चुका है, सरकार डंडई और बेईमानी कर रही है। भावांतर न मक्का का मिल रहा है, न समर्थन मूल्य मिल रहा है। तो तमाम मुद्दे हैं और किसान अगर अपनी बात कहते हैं तो उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारी कांग्रेस की सरकार में जो मंदसौर में जो भाजपा की शिवराज सिंह जी की सरकार रहते हुए लगभग एक गोलीकांड हुआ था, जो हमारे 6 किसान चले गए थे। उन किसानों के बाद भी जो आंदोलन चले थे और कुछ किसानों के जो कुछ मुद्दे थे, किसानों के ऊपर जो FIR जो दर्ज की गई थी, कमलनाथ जी की सरकार ने और हमारी सरकार ने लगभग 3180 किसानों के प्रकरण हमने वापस लिए थे। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या है जो खलगाट में जो अभी आंदोलन हुआ था, 700 किसानों के ऊपर जो अज्ञात रूप में और 17 किसान जो ज्ञात रूप में जिनके नाम से जो FIR हुई है, क्या ये FIR वापस लेंगे और क्या किसानों को उनको समर्थन मूल्य देंगे? और ये जितने भी जो अपराध हुए हैं इनकी न्यायिक जांच होना चाहिए। और उसके बाद जो हम लोगों की कांग्रेस की सरकार में हम लोगों ने जो निर्णय किए थे, जिससे लगभग करीब 27 लाख किसानों के 11,500 करोड़ रुपए कर्जा माफ़ किया था, 27 लाख किसानों को हमने कर्जा माफ़ किया था। तमाम चीज़ें हैं साथियों, इतनी चीज़ें हैं, बाकी की बची हुई हम जो आपके लिए जो प्रेस नोट जो बना उसमें हम सर्कुलेट करेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी मंदसौर जिले के भानपुरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योति मठ अवंतर शंकराचार्य पीठ के करीब 6 एकड़ कृषि भूमि पर बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। वर्तमान जगत गुरु स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ ने भानपुरा सिविल जज कोर्ट में दीवानीवाद दायर किया है। आरोप है कि मठ के पूर्व प्रबंधक स्वामी सुंदरानंद तीर्थ दिवंगत के नाम का दुरुपयोग कर एक फर्जी साधु के जरिए जमीन की जाली रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बनवाए गए। बाद में भूमि 2 स्थानीय कारोबारियों और एक शिक्षण संस्था को हस्तांतरित कर दी गई। मठ ने भूमाफिया, राजस्व कर्मचारियों और पंजीयन कार्यालय की मिलीभगत का आरोप लगाया। कोर्ट से फर्जी दस्तावेज निरस्त करने, भूमि मठ के नाम दर्ज कराने, कब्जा वापस दिलाने, हर्जाना व स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई। मामले में 7 प्रतिवादी बनाए गए हैं, जिनमें जिला कलेक्टर मंदसौर भी शामिल है। प्रकरण राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक आक्रोश का कारण बन सकता है। कोई विशेष कारण होता तभी आना होता है, बता। न्याय के लिए आए हुए हैं न्यायालय परिसर में। क्या है, थोड़ा सा बताने का कष्ट करा है। ज्योतिर्मठ अवान्तर भानपुरा पीठ की कृषि भूमि थी जी गुरुदेव, जो सुंदरानंद जी के नाम से थी जी जी। और उस भूमि को कोई दूसरे सुंदरानंद जी बना करके फर्जी बेचान हुआ है। जी जी। वास्तविक में जो असली सुंदरानंद जी थे जी जी, उनकी तो 1998 में ही देह शरीर पूरा हो चुका, उनका देह पूर्ण हो चुका है 1998 में। जो सुंदरानंद जी असली सुंदरानंद जी थे उनकी 1998 में वो ब्रह्मलीन हो चुके, उनका शरीर पूरा हो चुका। उसकी जगह दूसरे सुंदरानंद जी तैयार किए गए फर्जी तरीके से कूट रचना के अंतर्गत जी इस कार्य के लिए दावा पेश किया हुआ है उस भूमि को प्राप्त करने के लिए। ये भूमि कहाँ की गुरुदेव? ये अपना गांधी सागर जाते हैं जी, संग्राम घाटा से पास में अमीरगढ़ अमीरगढ़ इलाके में। किस प्रकार से षड्यंत्र बनाया पूरा इन्होंने? उसमें जो सुंदरानंद जी के नाम भूमि क्रय की गई थी, हमारा संन्यास हुआ था 1995 में। उसके बाद 1996-97 में ये भूमि क्रय की गई थी। मेरे नाम का कोई आईडी नहीं था जी, और हमारे पूज्य गुरुदेव जी मठ के पीठासीन थे। इस हेतु से वो सुंदरानंद जी मठ में पहले से एक संत वयोवृद्ध विराजते थे, उनके नाम से भूमि क्रय की गई और उसी भूमि को सुंदरानंद जी की मृत्यु के उपरांत दूसरे जो केशव आश्रम जी हैं समय समय पर आते जाते रहे हैं जी। तमाम संत आते हैं जाते हैं मठ में, तो उनको कूट रचना से सुंदरानंद जी का वोटर आईडी बनवाया गया और फिर उन्हीं फर्जी सुंदरानंद जी, जो फर्जी सुंदरानंद जी बनाए गए, उनके द्वारा हमारी समस्त उस कृषि भूमि का बेचान हुआ। हमारी थोड़ी उसमें भूमि अभी धोखे से रह गई है, धोखे से रह गई नहीं, ये लोग उसको भी बेच देते थे। मठ का बहुत लंबा इतिहास रहा है।
और इसके बावजूद आपको न्यायालय की शरण लेनी पड़ी, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी, इस संबंध में आप गए थे कि क्या हुआ? प्रशासन को बहुत लिखा, लेकिन प्रशासन में मेरे बयान के कागज़ पर आज तक अभी साइन नहीं हो पाए। हमने जिला पुलिस अधीक्षक को, जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट को, आईजी को, डीआईजी को, पुलिस महानिदेशक को, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा। इसके साथ साथ भानपुरा पीठ में 1995 में आने के बाद मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुए, कई बार मेरे ऊपर हमले हुए। हमको एक बार मेरे सुरक्षाकर्मी सिपाही की हत्या हो गई, हम उसमें घायल हो गए थे। अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हमारे और हमारे उत्तराधिकारी स्वामी वरुणेन तीर्थ पर भी हमला चालू हो गए हैं। सरकार का ध्यान अभी कहाँ है, उनकी आँख कहाँ पर है? सबसे पहले तो मैं मानता हूँ कि पुलिस प्रशासन की ओर से, गोपनीय शाखा की ओर से जो सत्यापन सत्य जाना चाहिए वो ना तो राज्य में पहुँचा है ना केंद्र में पहुँचा है। हम 5 मई 2019 को युवाचार से शंकराचार्य के रूप में पदेन हुए, लेकिन आज तक जो पूर्व में शंकराचार्य जी को सुविधाएं राज्य सरकार और भारत सरकार से प्राप्त होती आई हैं, वो अभी तक सुरक्षा बढ़ा करके ये हमको उपलब्ध नहीं करा पाए। जबकि जो सुरक्षा प्राप्त थी उस सुरक्षा में भी हमारे ऊपर अनेक राज्यों में हमले होते आए हैं, और यहाँ तक कि रहा बहुत से राज्यों में हमले तो हुए, लेकिन हमने जब शिकायत डाली तो हमारी शिकायत को नहीं लिया गया। हमने एक शिकायत 14 मार्च 2020 को पुलिस थाने में दर्ज कराई, वो उसकी प्रति सत्यापित हमको आज तक नहीं मिली हुई है। 14 मार्च 2020 को थाना प्रभारी भानपुरा के नाम से हमने पत्र दिया हुआ था। उस पत्र की कार्रवाई तो दूर ही रही, और कितने थाना प्रभारी बदल गए, कितने अपने डीएसपी बदल गए, कितने एसपी बदल गए, कितने कलेक्टर बदल गए, लेकिन उनकी अभी तक नज़र नहीं आई। लेकिन अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का, हमारे उत्तराधिकारी स्वामी वरुणेन तीर्थ पर किसी प्रकार की कोई हमला होता है तो लेकर के 1995 से और आज और आगे भविष्य तक वो सभी पुलिस अधिकारी, जिला अधिकारी और सभी सरकार में बैठे हुए लोग उसके उत्तरदायित्व होंगे। जी गुरुदेव, ये भूमि किससे खरीदी थी गुरुदेव आपने? कई नाम हैं। नहीं, मठ ने किससे खरीदी थी उस समय? सुंदरानंद जी के नाम से खरीदी गई थी। कई करके उससे अलग अलग लोगों से खरीदी, अलग तारीखों में खरीदी, अलग अलग तिथियों में अलग अलग व्यक्तियों से खरीदी। रजिस्ट्रियाँ आया उनकी, उसकी रजिस्ट्रियाँ, बाकी तो कुछ तो हमारे यहाँ चोरी हो गई है। वो चोरी की भी शिकायत पुलिस को दिया हुआ था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत से कागज़ की चोरी हो गई, बहुत से पुरानी हमारी जो धरोहरें थी उसकी चोरी हो गई। हमारे बहुत से जगह हमारे हस्ताक्षरों का दुरुपयोग हुआ है, उसकी शिकायत की हमने। भानपुरा से लेकर के दिल्ली तक शिकायत की। पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों को भी शिकायत किया, लेकिन विदेश मंत्रालय को भी, क्योंकि मेरे हस्ताक्षर करके भारत से बाहर लोगों ने यात्राएं की हुई हैं, जिसमें हमारे हस्ताक्षर नहीं, हमारे कंप्यूटर के हस्ताक्षर उठा करके, हमारे फर्जी हस्ताक्षर बना करके वो लोग विदेश की यात्राएं भी किए हुए हैं। अब आप न्यायालय में आए हैं, किस उम्मीद के साथ आए हैं और क्या आपने? उम्मीद तो न्याय लेने के लिए आए हुए हैं। न्यायालय में आपने किस तरीके से अपनी बात रखी? आज मैंने दस्तावेज प्रस्तुत किया हुआ है और सत्य है, न्याय मुझे मिलना चाहिए। हम न्याय की श्रेणी में आते हैं और न्याय मिलना भी चाहिए। न्याय के साथ साथ हमारे जान माल की विशेष सुरक्षा भी करना सरकार का, शासन का दायित्व है। जनता के लिए क्या आप कहेंगे? जनता के लिए, जनता के मनोरथ सिद्ध हों, जनता के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक सुख, आत्मिक आनंद और धर्म में उन्नति हो, राष्ट्र के लिए कार्य कर पाएँ। जनता के लिए तो यही अपील भी है और अपेक्षा भी। ठीक है, धन्यवाद।
अलीराजपुर जिले में सामने आए करोड़ों रुपए की लकड़ी तस्करी के मामले ने एक गंभीर मोड़ ले लिया। जांच में संकेत मिले कि तस्करी से जुटाई गई रकम का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों की फंडिंग में हो सकता है। सूत्रों के अनुसार यह संगठित गिरोह सीमावर्ती क्षेत्रों से संचालित था। वैध रूप से काटी गई कीमत लकड़ी को दूसरे राज्यों तक पहुंचाया गया, जिसमें भारी लेन देन हुआ। प्रवर्तन एजेंसियां ईडी बैंक खातों, डिजिटल ट्रांजैक्शन और हवाला नेटवर्क की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि गोधरा निवासी मोहन ताहिर से जुड़ा मामला करीब 195 करोड़ रुपए का है, जिस पर ईडी ने केस दर्ज किया है। अलीराजपुर निवासी मैनेजर अलिफ मकरानी ने से पूछताछ हो चुकी है। गिरोह संचालन का आरोप गोधरा निवासी मुश्ताक आदम तकिया पर है। वन विभाग, पुलिस और अन्य एजेंसियों की संयुक्त कार्यवाही जारी है। जांच पूरी होने पर और खुलासे संभव है। वर्ष 2024 में गुजरात वन विभाग के द्वारा गोडाउन सील किया गया था। वहीं गुजरात राज्य से आए फॉरेस्ट अधिकारियों और वकील ने बताया कि इस पूरे खेल में अलीराजपुर के फॉरेस्ट अधिकारियों की संलिप्तता भी हो सकती है। मामला पूरा सही है। करीबन 1 साल पहले 2024 के जुलाई महीने में ऑफेंस हुआ था गुजरात राज्य के सूरत वन विभाग के मांडवी साउथ रेंज। तो उसमें हमने ट्रक सीज किया था। जो ट्रक आने वाला था इधर अलीराजपुर के डेपो में, जिसका नाम है शालीमार एंटरप्राइज। तो वो डेपो में हम फिर जॉइंट ऑपरेशन किया था एट द टाइम कि उधर में लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी साथ में था और पंचनामा किया था और रेड करके ये सब सीज किया था। अभी रिसेंटली नामदार हमारा जिसका जुरिडिक्शन है मांडवी कोर्ट का, वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने हमको हुक्म किया था कि ये जो भी लकड़ा है इलीगली तरीके से जो इकट्ठा किया हुआ है, तो ये लकड़ा मांडवी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में लाया जाए। तो आज हमने एक लेटर भेजा था इधर कंसर्न अलीराजपुर वन विभाग के डीसीएफ सर को और एसपी सर को भी प्रोटेक्शन के लिए लिखा था। तो आज उसका जो ऑपरेशन है वो चालू किया है। इसमें अभी हमारा सूरत वन विभाग का स्टाफ और इधर का पुलिस डिपार्टमेंट का स्टाफ हाजिर है। अभी इधर का जो लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई स्टाफ अभी आया नहीं है। हमने इंटीमेट उनको कर दिया था। तो ये जो पूरा लकड़ा है अभी हम मांडवी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में लेके जाएंगे। आज से शुरुआत की है। सर कितने घन मीटर लकड़ी टोटल और किसके मूल्य क्या बाजार में? इसमें बहुत सारी मात्रा में था, तो एक 1 by 1 मेजरमेंट करना तो मुश्किल था। लेकिन हमारे पत्र व्यवहार के बाद इधर का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उन्होंने मेजरमेंट किया था, तो तकरीबन 1600 प्लस घन मीटर जो है अंदाजन उसका आंकलन हुआ था, जो कि उसका वजन देखे तो 2000 टन से ऊपर हो रहा है। इसका बाजारू कीमत क्या है? बाजारू कीमत ऑन एन एवरेज शायद 5 करोड़ से भी ऊपर का ये माल होगा। जिसका सर ये गोडाउन था, जिसकी फर्म थी, वो व्यक्ति कहाँ है अभी, कैसा? जिसके नाम पे ये डेपो चल रहा था उसका नाम है मोहन ताहिर, जो कि अभी इंडिया से बाहर था जब हमने उसको नोटिस इश्यू किया था तब, और हमने उसका लुकआउट नोटिस भी जारी किया हुआ है और अभी वो फरार है। सर फरार है तो उसके ऊपर कोई इनाम की घोषणा या कुछ? फ़िलहाल तो ऐसे इनाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन हमको ज़रूरत लगेगी तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे ज़रूर। ये सर क्या गुजरात से कटिंग करके लाई गई थी लकड़ियाँ सभी? इसमें बहुत सारे राज्य में ये लोग मतलब पूरा नेक्सस चला रहे थे, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक, तेलंगाना और इवन ये जो लकड़ी जहाँ बेचते थे वो हरियाणा, दिल्ली तक ये जाती थी। तो मतलब ये पूरे ऑलमोस्ट काफ़ी सारे राज्य में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। आपके पत्र के आधार से सर कब से चल रहा था डिपो और कितने घन मीटर लकड़ी परिवहन हो चुका है सर? ये तकरीबन 2 साल से ये चल रहा था, लेकिन जब हमारा नॉलेज में आया तो फिर इसको तो हमने सीज करवाया है और अभी तो पूरा कार्यवाही मतलब इनका बंद है। कितने घन मीटर परिवहन हो चुका होगा सर एक रफली? उसका अभी इन्वेस्टिगेशन जो हमारा ऑफेंस बुक हुआ है उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, और जैसे जैसे आगे इसमें कुछ होगा तो आपको जरूर अपडेट देंगे। सर कुछ देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का इस फर्म के मालिक का? अभी इसमें एक ईडी ने तो रजिस्टर किया है एक ऑफेंस, और ईडी ने काफ़ी जगह पे छापेमारी भी की, दिल्ली में, गोधरा में, अलग अलग जगह पे, और उनकी कार्यवाही भी अभी चालू है।
और मतलब ये बोल नहीं सकते कि भी अभी इसमें कोई दूसरी मतलब अलग टेरर फंडिंग या किसी में यूज़ हो रहा था, लेकिन उसमें भी हमको जैसा है तो ज़रूर लगे तो संबंधित एजेंसी को हम अवगत करेंगे। जो सर इसके मैनेजर था स्थानीय व्यक्ति का जी, वो आलिफ अली मकरानी जो था इधर का जो पूरा मैनेजर था उधर, ये ऑन बिहाफ ऑफ वो काम कर रहा था मोहन ताहिर के बिहाफ पे, तो इधर का पूरा मैनेजमेंट वही कर रहा था। वो हमारे गुना में एग्जिट है और उसको भी हमने अरेस्ट किया और इंट्रोगेशन किया था, और उससे काफ़ी सारे एविडेंस हमको मिले थे, जिसमें वो हवाला का भी काफ़ी ट्रांजैक्शन मिला था, तो उसके बेसिस पे ईडी ने सूरत ईडी ने ऑफेंस रजिस्टर किया है। जो मकरानी वो अभी आप पुलिस की गिरफ्त में, आपकी गिरफ्त में या छोड़ दिया उसमें? नहीं, फिलहाल तो अभी बेल मिल चुकी है उसको, लेकिन ज़रूरत पड़े तो हम इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको बुलाएंगे सर कि मैं कोर्ट के अंदर पैरवी कर सकूं कि किस हालात के अंदर लकड़ी थी, क्या हालात थे। और हमको भी कल ये पता लगा है कि इंडियन एक्सप्रेस के थ्रू और कुछ सोर्स के थ्रू कि खेर की लकड़ी का कुछ 3 जो आरोपी थे, जो हमारे केस में आरोपी है, उनको NIA ने, ED ने और अलग वो जो ATS ने नेब किया है, और वो तीनों हमारे केस में भी, और वो तीनों को उन्होंने महाराष्ट्र में भी नेब किया है। और ये पता लगा कि इस खेर की लकड़ी का जो अमाउंट था वो कहीं कहीं ISI और देश विरोधी गतियों के अंदर जाने के संकेत मिले हैं प्रारंभिक आधार पर। सर जो इस डिपो का जो मालिक है वो कौन है और कहाँ? और ये अभी जब इस डिपो को सीज किया गया था उस दिन ये हज करने बाहर गया हुआ था, और उसके बाद से आज तक के जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार वो अभी बाहर। लगभग सर कितने करोड़ रुपए की यह खेर की लकड़ी यहाँ पर? ये लगभग आप मान के चले तो 7 करोड़ के आसपास के खेर की लकड़ी है। इस डिपो के माध्यम से लगभग कितने करोड़ की खेर की लकड़ी का परिवहन हो चुका है सर? इस केस के अंदर हमने जो कोर्ट को सबमिट किया उसमें लगभग 195 करोड़ के ट्रांजैक्शन 3 साल के अंदर आए हैं। ये ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड में आए हैं, बाकी और अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन कितने होंगे ये मैं बता नहीं सकता, पर ये काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर स्कैम है और एक बड़ा आर्थिक अपराध है, और देश विरोधी कार्य करने वाले लोगों के हाथ के अंदर ये काम चला गया। जो सर इसका मैनेजर था उसकी भी गिरफ्तारी हुई या नहीं? मैनेजर की गिरफ्तारी हुई और बाद में उसकी जमानत हुई, अभी वो जमानत पे है। जो इसका मालिक था सर उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई इनाम घोषित कुछ हुआ? ऐसा है कि इनके मालिक को गिरफ्तार करने के लिए हमने प्रयास किए, पर चूँकि उसका इमिग्रेशन बाहर का आउट ऑफ इंडिया दिखा रहा है, और अभी कुछ समय से पता लगा है कि वो कोर्ट के अंदर केस वगैरह करता है, और उन्होंने अपने आप को ये साबित किया कि मैं इंडिया में आ गया हूँ, और इमिग्रेशन के हिसाब से वो बाहर है। उसकी हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है कि इसकी जाँच की जाए कि इंडिया में है कि बाहर है। और दूसरा ये कि जो मालिक है, मालिक ने एक हाई कोर्ट के अंदर रिट लगा के और अपने वारंट पे स्टे लिया। सर जो वन विभाग ने इनको डिपो की अनुमति दी थी डंप करने की, वो किस आधार पर दी थी? गुजरात से लकड़ी कटिंग हो रही है, अलीराज में डंप हो रहा है और परिवहन अन्य राज्यों में हो रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा देखिए, कानूनी रूप से कोई भी व्यक्ति लीगली रूप से कहीं से भी पूरे कंट्री से ट्रांजिट पास लेके और लकड़ी का परिवहन कर सकता है, इसके अंदर कोई भी इनलीगलिटी नहीं है। पर इस केस के अंदर क्या हुआ कि ये जो डिपो लिया गया था, ये वन विभाग मध्य प्रदेश ने केवल साजा और साग के लिए दिया हुआ था, और खेर की लकड़ी का ये डिपो नहीं था, इसलिए यहाँ पे जो माल मिला वो अवैध मिला, क्योंकि इसका डिपो भी नहीं था। और बाद में ये डिपो DFO ने कैंसिल कर दिया। इसके ऊपर वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी उनको ये डायरेक्शन दिया कि भाई वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जाए, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने भी उस डिपो को कैंसिल माना। सर जो यहाँ के वन अधिकारी लोग हैं वह भी क्या संदिग्ध घेरे में आएंगे? देखिए, ये जांच का विषय है, अभी इस बारे में अभी कोई जांच नहीं हुई है तो हम ये कह सकें कि संदिग्ध है, पर निश्चित रूप से कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ अधिकारियों की मिलीभगत 100% हो सकती है। सर आपने बताया लगभग जो 190 करोड़ के लगभग का जो यहाँ से खेर की लकड़ी का परिवहन हुआ 195 करोड़ के लगभग का, तो ये लकड़ी कहाँ पे परिवहन हुई होगी सर? ये पूरे देश के अंदर, ये दिल्ली जाती है और हरियाणा जाती है, वहाँ पे कत्था की फैक्ट्रियाँ उनके अंदर आती है, और ये फर्जी टीपी लगाते हैं। 3 स्टेट से फर्जी टीपी इन्होंने चुराई है, उस चुरा कर उस फर्जी टीपी को यूज करके ये पूरा सब नेटवर्क चला रहे हैं। ये सब पूरी गुजरात से कटिंग करी लकड़ी के अन्य राज्य की भी इसमें? ये सब जगह से, राजस्थान से आती है, मध्य प्रदेश से जाती है, गुजरात से होती है, सब जगह से आती है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है।
बहुत बड़ा नेक्सस है जो 7-8 स्टेट में फैला हुआ है। सर यहाँ पर क्या एनआई की टीम भी आ सकती है जांच करने के लिए? इस बारे में कुछ नहीं कह सकता है, ये तो एनआईए पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक समझते हैं क्या है। जी सर, आपका शुभ नाम, आपका पद क्या सर? मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह कछावा और मैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाइल्ड लाइफ आज इस डिपो पर साइट इंस्पेक्शन के लिए आया। जी धार जिले के धामनोद के पुरानी नगर परिषद के सामने इच्छा पूर्ति हनुमान के दर्शन और आशीर्वाद लेकर धरना आंदोलन का शुभारंभ जितेंद्र सोलंकी फौजी एवं नगर परिषद वार्ड क्रमांक 10 भाजपा के पार्षद एवं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा धामनोद के मंडल अध्यक्ष के द्वारा होर्डिंग बैनर पोस्टर पर नगर की जो समस्याएं हैं उनको लेकर फौजी ने बताया कि धामनोद सीएमओ हटाओ, धामनोद बचाओ, भ्रष्टाचार अधिकारी से कब मिलेगी धामनोद नगरवासियों को मुक्ति। वही बैनर पोस्टर पर नगर की मूलभूत समस्याओं को लेकर बैठे। नगर के वार्डों में सड़क निर्माण, नाली निर्माण, जगह जगह कचरे के बड़े बड़े ढेर, नगर की संपूर्ण स्ट्रीट लाइट जगह जगह बंद, पूरे नगर का विकास अवरुद्ध है। फौजी का कहना है कि कई बार नगर परिषद की बैठक में नगर की विकास की बात उठती है परंतु कार्य प्रारंभ नहीं होता। नगर के प्रमुख मार्ग भी जर्जर हो चुके हैं जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। पार्षद जितेंद्र ने कहा कि धामनोद नगर परिषद सीएमओ मैडम को प्रशासन हटाए। मेरा धरना शांतिपूर्ण अनुशासित ढंग से आगे भी बैठा रहूंगा। धरने पे बैठे हैं, क्या कारण है और क्या समस्या है? धामनोद में वैसे तो अनेकों ही समस्याएं हैं और हर समस्या के लिए हम जनप्रतिनिधि होने के कारण वचनबद्ध हैं। और मुख्य समस्या जो है या फिर मूलभूत समस्याओं में पेयजल, गंदा पेयजल जो है सप्लाई किया जा रहा है परिषद के द्वारा। नगर में जगह जगह कचरों के ढेर पड़े हुए हैं। कचरा वाहन की बहुत ज़्यादा कमी है जो कि घर घर से कचरा कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। निर्माण जो कि बहुत बड़ी समस्या है, निर्माण हमारे यहाँ पर धामनोद जर्जर हो चुका है। धामनोद की सड़कें जर्जर पड़ी हुई है, कोई भी निर्माण की सुध लेने वाला नहीं है। और स्ट्रीट लाइट हम कई दिनों से स्ट्रीट लाइट के लिए परेशान हो रहे हैं। जगह जगह अंधकार में है धामनोद, जिससे चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। आप भी परिषद के एक सदस्य हैं, तो क्या आप ये अधिकारियों के विपक्ष में दे रहे हैं, अधिकारी अनसुनवाई में दे रहे हैं? अधिकारी में जैसे कि आप देख ही रहो, जो मेरा मंच लगा है सीएमओ हटाओ धामनोद बचाओ के नारे के साथ ही मैं इस धरने पर बैठा हूँ। हमने सीएमओ के साथ कई बार हमने बैठक की, कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, कई हमने प्रस्ताव दिए, सैकड़ों प्रस्ताव दिए, निर्माण से लेकर हर चीज़ का प्रस्ताव हमने दिए, सैकड़ों का मतलब कई 100, लेकिन किसी भी प्रस्ताव के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। उनको जो उचित लगता है वो छोटे मोटे काम करके सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि मैं धामनोद में विकास कर रही हूँ। छोटे मोटे कामों से विकास नहीं होता है। धामनोद को बहुत बड़े कामों की आवश्यकता है जो कि बिना अध्यक्ष के और बिना पार्षदों के सहमति के नहीं हो पाएंगे। आगे आपकी क्या रहेगी रूपरेखा? आगे की मेरी रूपरेखा यह रहेगी कि मैं निरंतर शांतिपूर्ण अनुशासित धरने पर बैठा हूँ और मैं धरने पर बैठा रहूँगा। और मैं अपने अधिकारियों को जगाना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचारी मैडम को यहाँ से तुरंत स्थानांतरित करें और धामनोद को ऑक्सीजन दें। आपका नाम? जितेंद्र सोलंकी फौजी, पार्षद वार्ड क्रमांक 10। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सोनभद्र में खनन निदेशक माला श्रीवास्तव ने किया बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र का दौरा। विकास, राजस्व और समस्याओं के समाधान पर बनी रणनीति। निदेशक ने कहा कि बिल्ली मारकुंडी एक संपदा संपन्न क्षेत्र है और इसका विकास यहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ है। खनन क्षेत्र में सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के तरीकों पर विचार करने के लिए ये किया दौरा। पट्टाधारकों के साथ विचार विमर्श के बाद आगे की कार्य योजना की जाएगी तय। माला श्रीवास्तव ने सुरक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए निदेशक ने सभी पट्टेधारकों को जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करने की हिदायत दी। खनन के मानकों भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी DGMS के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। माला श्रीवास्तव ने सतत और जिम्मेदार खनन पर जोर दिया। खनन से क्षेत्र का विकास और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की बात कही। खनन निदेशक राज्य के लिए खनिज आपूर्ति और राजस्व प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत, जिम्मेदारी के साथ काम करने और नई ऊर्जा के साथ बेहतर ढंग से कार्य करने का आह्वान माला श्रीवास्तव ने किया। आपका यहाँ पे कार्यक्रम रहा, क्या दिखा आपको? अभी हम थोड़ा क्षेत्र आज देखा है, कुछ और भी चीज़ें आज और कल में देखेंगे। और हम लोगों का 2-3 प्रयास हैं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए, विभागीय कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए क्या रणनीति आगे के लिए रखनी है, क्योंकि यहाँ पे ये संपदा संपन्न क्षेत्र है
और उसी के साथ यहाँ का विकास भी जुड़ा हुआ है। तो इन चीज़ों पर आगे की रणनीति पर बात करने के लिए और यहाँ की कुछ समस्याएं भी जिस तरह से उजागर होती हैं तो उनको भी विचार विमर्श करके कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए मैं मुख्य रूप से यहाँ पे आई थी। और आज से लेकर कल तक में विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ जो विचार विमर्श होगा उसको लेकर फिर हम आगे कामों को बढ़ाएंगे। खनन में जो सेफ्टी नियमों को लेकर बात चल रही है जिस पे रुका है खनन, तो क्या नया निर्देश जारी हुआ है? देखिए, सेफ्टी पैरामाउंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है और जो भी कार्य किए जाएं उनको जिम्मेदारी पूर्वक किया जाना सभी पट्टाधारकों से भी हम लोगों का बिल्कुल ये हिदायत है। डीएम साहब ने भी अपने स्तर पे बैठक करके सबसे बात किया है और सबको ये सख्ती से बताया गया है कि सुरक्षा जो मानक हैं और जो नियम हैं उनका कड़ाई से पालन हो। भारत सरकार का जो डायरेक्टरेट जनरल माइन सेफ्टी है उनके तरफ से जो अपेक्षाएं और निर्देश हैं उसका भी पालन हो और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल ढंग से किस तरह से यहाँ के रिसोर्स को यूज़ करके यहाँ के विकास, यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार के अवसर बना सकते हैं। इन चीज़ों पर हम लोगों को अपना ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो निश्चित रूप से ये इसी रूपरेखा के साथ हम लोग अपनी जो कार्य योजना है और विभागीय लक्ष्य हैं, यहाँ से बहुत सारा आपूर्ति खनिज का होता है, राजस्व भी प्राप्त होता है राज्य के लिए। तो इन चीज़ों को हम लोग एक अच्छी दिशा के साथ और एक जिम्मेदारी के साथ, जैसा कि आप भी सुन रहे थे अभी, तो जो स्टेक होल्डर्स की मंशा है और प्रशासन के प्रयास लगातार जारी हैं, तो इन चीज़ों पर बात करेंगे। अभी यहाँ काफ़ी अधिकारियों को नया भी टीम है, तो इनको नई ऊर्जा के साथ एक अच्छे तरीके से काम करने के लिए कहा गया। मैम, लाइफलाइन कब तक शुरू हो जाएगी? बस ये जो लाइफलाइन बंद है अभी हम थोड़ा सा और बात कर लेंगे, कल तक हम लोग इन चीज़ों को और अच्छे से देख लेते हैं। अभी तो बस शुरुआत किया है हम लोग। प्रयास हो रहा है। खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग आज खरगोन पहुंचे। प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता ली गई। उन्होंने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ये 2 वर्ष विकास और कल्याण के लिए बेमिसाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश में डबल इंजन की परिभाषा को स्थापित करने का काम किया है। हमारा लक्ष्य है कि फेडरल व्यवस्था के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार मिलकर विकास करे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डबल इंजन की परिभाषा को पूर्ण रूप से विस्थापित करने का काम किया है। समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना हमारा लक्ष्य है। देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ भाजपा सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विकास और कल्याण को प्रदेश में आगे बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वर्ष 2025 को औद्योगिक वर्ष के रूप में स्थापित करने का काम किया है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी हर वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। मध्य प्रदेश के वो शहर जो हवाई सेवा से नहीं जुड़े थे, उन शहरों को भी हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है। वहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि 2047 तक जो आजादी के 100वें वर्ष पूर्ण होने तक एक विकसित भारत बनेगा और विकसित भारत निर्माण की महायज्ञ में मध्य प्रदेश सार्थक आहुति देने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के 2 वर्ष बहुत सफलतापूर्व पूर्ण हुए हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को स्थापित किया है, वो पूरी तरह से मध्य प्रदेश में स्थापित हुई है। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी ने समग्रता के साथ पूरे प्रदेश के विकास के लिए काम किया है। निवेश को लेकर हमने रिकॉर्ड कायम किया है। औद्योगिक विकास रोजगार के भी नए अवसर सृजित करता है और उसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किया है। महिलाओं का कल्याण, किसानों का कल्याण, युवाओं का कल्याण, ये हमारी कटिबद्धता है और इसको लेकर अलग अलग मिशन मध्य प्रदेश में शुरू किए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सुशासन, ये हमारी प्राथमिकता है। उसको लेकर भी हमने लगातार काम किया है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मोहन सरकार के ये 2 साल बेमिसाल रहे हैं। आगे भी 3 वर्षों में हम और तेज गति से मध्य प्रदेश का विकास करेंगे।
ये हमारी शपथ भी है और कटिबद्ध। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के इंदौर से। भाजपा सरकार के 2 साल बेमिसाल होने पर हर जगह जश्न मनाया जा रहा है। वहीं इंदौर में भी विधानसभा 2 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल में मोहन यादव की सरकार को 2 साल होने पर बापट चौराहे पर पंडित दीनदयाल प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई और महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुए। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल ने बापट चौराहे पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को पूर्ण 2 वर्ष होने पर आज खुशी जाहिर की और मिठाइयाँ बांटी। पंडित दीनदयाल प्रतिमा पर सभी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर माल्यार्पण किया। हम सभी आमजनों को मिठाई देकर बधाइयाँ दी। मनोज फंड से सोशल मीडिया प्रभारी। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के धार जिले से। धार जिले के खलगाट में मां नर्मदा जी के तट पर अभी मगरमच्छ दिखा। क्षेत्रवासियों में दहशत। एक बार पहले भी दिखा था, मां नर्मदा जी के उस तट पर दिखा था। मगरमच्छ अभी नर्मदा नदी में पानी बहुत है, कैसे बाहर आया है ये कौतूहल का विषय है। वहीं नर्मदा नदी पर स्थित ग्रामीण जन मगरमच्छ को देखकर हैरान रह गए और चर्चा का विषय बन गया क्षेत्र के अंदर।